Endogenous, and today we are going to talk about lipoprotein metabolism. Lipoprotein metabolism. Okay, so there are going to be two videos. एक में सिर्फ हार्डकोर मेटाबॉलिज्म होगा और दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड डिफरेंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे. ओके, ठीक है. सो लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लाइपोप्रोटीन्स है, लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या है, एक जिसमें लिपिड कॉन्सेंट्रेशन होगी और प्लस प्रोटीन होगा. सो लिपिड प्लस प्रोटीन इज़ लाइपोप्रोटीन और उसमें दो पाथवे होती है. पहला एंडोजिनस पाथवे एंड दूसरा एक्सोजिनस पाथवे. एंडोजिनस पाथवे का मतलब क्या है? एंडो का मतलब अंदर, तो द पाथवे विच इज़ गोइंग टू बी इनसाइड आवर बॉडी, मतलब लीवर से लेके और टिश्यू तक, यानी कि लीवर में सिंथेसिस होगी और टिश्यू में जाके उसका डिपोजिशन होगा, उसको बोलते हैं एंडोजिनस पाथवे. एंड दूसरा इज एक्सोजिनस पाथवे. एक्सोजिनस पाथवे का मतलब क्या है? जो आप डाइटरी करते हो, डाइटरी प्लान्स होते हैं आपके, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद जो चीज़ें लीवर में जाती है उसको बोलते हैं एक्सोजिनस पाथवे. तो दिस टू पाथवे आर सिमिलर, कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर लीवर में जाएगा और लीवर से सिंथेसाइज होकर अगेन टिश्यूज में जाएगी, उसको बोलते हैं एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस पाथवे. सो दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो जो तुम्हें याद रखना है एट द एंड. और इसको बेस बना के, इस चीज़ को बेस बना के हम ये सारा मेटाबॉलिज्म देखेंगे. यहाँ ये वाला एंड दिस वन. सी नाउ लेट्स सी व्हाट इज एंडोजिनस पाथवे और एंडोजिनस मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपोप्रोटीन्स. फूड. सो वी हैव फूड जो हमने खाया, ठीक है. फूड खाने के बाद कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन्स में जाएगा, राइट. तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा. और डाइजेस्ट कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज. हम अभी देखो बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिपिड्स के बारे में. हम क्या बात कर रहे हैं? लिपिड्स के बारे में. तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास लाइपेज होता है और लाइपेज सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, वो कहाँ से आएगा? पैनक्रिया से आएगा. सो द फूड इज गोइंग टू बी इनटू द इंटेस्टाइन एंड गेट डाइजेस्टेड. कौन डाइजेस्ट करेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज. सो आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड हमारा क्या होगा? इमल्सिफाइड होगा. इमल्सिफिकेशन पता है ना, लिपिड क्या होता है? लिपिड के डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? लिपिड और बाइल सॉल्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? मिसल्स बनाते हैं, मिसल्स. तो जो ये मिसल्स बने हैं वो कैसे बने? इमल्सिफिकेशन की वजह से होना है. तो ये मिसल्स बना, ठीक है. अब ये मिसल्स बन के कहाँ पे जाता है? हमारे जो गट की एपिथेलियम से, एपिथेलियम में चला जाएगा और एपिथेलियम सिक्रेट करते काइलोमाइक्रोन. तो पता है ना, तुमने फिजियो में पढ़ा होगा कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं, और 11th में भी था, 11th-12th में, लिपिड्स होते हैं उनकी दो बार एब्जॉर्प्शन होती है. पहली एब्जॉर्प्शन होती है हमारे जो है एंटेरोसाइट्स है. एंटेरोसाइट का मतलब क्या है? जो गट की एपिथेलियम है उनमें पहली एब्जॉर्प्शन होती है और वहाँ से काइलोमाइक्रोन से बन के वहाँ पे फिर कहाँ पे जाता है? सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन के लिए लैक्टिल्स में जाता है. सब समझाऊंगा, अभी देख लो. तो ये डाइजेस्ट हुआ, फिर इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद काइलोमाइक्रोन बना. काइलोमाइक्रोन इमैच्योर होता है, फिर मैच्योर काइलोमाइक्रोन बना और काइलोमाइक्रोन फिर कहाँ जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम्स में. लिम्फेटिक सिस्टम्स में देखो, ब्लड में डाइजेशन नहीं होती इसकी, ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होती. ब्लड में एब्जॉर्प्शन फैट की नहीं होती. फैट किस में एब्जॉर्ब होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में. लिम्फेटिक सिस्टम में फैट की एब्जॉर्प्शन होती है. तो आफ्टर दिस काइलोमाइक्रोन विल गो आइदर इनटू द लिवर और इनटू द ब्लड वेसल्स, जहाँ पे एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज और उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है. तो ये एक्सोजिनस पाथवे है ना. एक मिनट, ये काट के इधर कर दूँ. ये क्या है? गलत हो गया था. ये है एंडोजिनस पाथवे और ये है एक्सोजिनस पाथवे. नाउ दिस वाज द एक्सोजिनस पाथवे, यानी कि जो पाथवे जो बाहर से स्टार्ट होती है. कहाँ से स्टार्ट होती है? फूड से स्टार्ट होती है. तो आपका फूड है, खाया, डाइजेस्ट हुआ, इमल्सिफाइड होकर डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद कहाँ गया? एपिथेलियम में गया, जीआईटी के एपिथेलियम में. जीआईटी के एपिथेलियम उसको क्या करेंगे? काइलोमाइक्रोन में चेंज कर देंगे और काइलोमाइक्रोन कहाँ जाएगा? इधर लीवर में जाएगा स्टोरेज के लिए या फिर जाएगा ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे होगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज और वहाँ से क्या होगा? उसका डाइजेशन होकर टिश्यू में चला जाएगा. तो दिस इज द एक्सोजिनस पाथवे. एंडोजिनस पाथवे में क्या होता है? लिवर, कहानी स्टार्ट होती है लिवर से. तो लिवर क्या सिक्रेट करता है? लिवर एंजाइम, जो लिवर्स होते हैं, लिवर क्या करता है? VLDL बनाता है. VLDL का मतलब क्या? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बनाता है. तो इट इज़ गोइंग टू सिंथेसाइज दिस VLDL. अब ये VLDL बन गया. VLDL से क्या बनेगा? ये इमैच्योर बनता है, इमैच्योर VLDL बनता है. उसके बाद बनता है मैच्योर VLDL और सेम मैच्योर VLDL कहाँ जाएगा? आइदर इट इज़ गोइंग इनटू द ब्लड वेसल्स और गोइंग टू अगेन इनटू लीवर. पर लीवर में नहीं जाएगा, लीवर में डायरेक्टली नहीं जाता. पहले उसका
डाइजेशन होता है तो ये डाइजेस्ट होगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में या फिर टिश्यू के नियर। तो नियर द टिश्यू जहाँ पे ब्लड वेसल्स है वहाँ पे एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेस। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेस। लाइपेस का मतलब क्या, डाइजेस्ट करने, फैट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो ये लाइपेस क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा और जो VLDL है वो क्या हो जाएगा, रेमिनेंट ऑफ द VLDL। मतलब क्या कि जो VLDL था मैच्योर, हमने उसको डाइजेस्ट कर दिया तो जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, रेमिनेंट ऑफ द VLDL। और जो रेमिनेंट ऑफ द VLDL होता है उसको हम बोलते हैं IDL। अब ये IDL है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द LDL। तो अब याद आ रहा है कि LDL का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ना। तो जो IDL है, IDL इज नथिंग बट द रेमिनेंट ऑफ द VDL, ठीक है। और IDL को VDL में कौन कन्वर्ट करता है, हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स, हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स लाइपेस। अगेन लाइपेस आ गया क्योंकि हमें इसको डाइजेस्ट करना है, तो ये बन गया LDL। तो ये था एक्सोजिनस पाथवे। तो देयर इज एंडोजिनस पाथवे एंड द एक्सोजिनस पाथवे, ये था बेसिस। देखो ये समरी है, अभी ये मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसकी बेसिस पे और इसकी बेसिस पे हम हार्डकोर मेटाबॉलिज्म देखेंगे कि वो होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सोजिनस पाथवे से और उसके बाद देखेंगे सिमिलरली कि एंडोजिनस पाथवे कैसा होता है। तो हमें सोचना क्या है, फूड लिया, फूड गया डाइजेस्ट होने, डाइजेस्ट होने के बाद काइलोमाइक्रोन बनता है और काइलोमाइक्रोन या तो लीवर में जाएगा या फिर ब्लड वेसल्स में जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि कैसे कर, देखो ये जो लिखा है ना मैं समझाता हूँ क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपारे लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। तो पहला क्या है, फूड है। फूड को क्या किया, तुमने खाना खाया और क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट कैसे होगा, फॉर्मेशंस ऑफ द मिसल्स, मिसल्स फॉर्मेशंस होते हैं। देखो जो तुमने फूड खाया वो गया इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में, वहाँ पे सीक्रेट होता है बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, उससे मिक्स हो जाते हैं, फैट से मिक्स होते हैं और फैट से मिक्स होकर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए तो वो क्या फॉर्म्स हो जाते हैं, मिसल्स फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो मिसल्स है इस पर एक को एंजाइम आके बाइंड कर जाता है। कौन सा को एंजाइम, कोलाइपेस। कोलाइपेस, देखो मिसल्स ये रहा, मिसल्स के ऊपर आके एक कोलाइपेस बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो मिसल्स है ना, अब हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेस। तो ये सर ये क्या लिखा है, ऐसे ही जब मैं पढ़ता था मैं ऐसे लिखता था, मिस्टर पैनक्रियाटिक लाइपेस। तो ये क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेस एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक लाइपेस एंजाइम विल बाइंड्स टू दिस कोलाइपेस एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग दिस मिसल्स। तो मिसल्स क्या है, मिसल्स में क्या होता है आपको पता है ना, फैट मॉलिक्यूल कैसे होता है, एक पोलर एंड होता है, एक नॉन पोलर एंड होता है। और सारे पोलर एंड ऐसे एक दूसरे के पास आ जाते हैं, है ना। सारे नॉन पोलर एंड ऐसे आ जाते हैं और ऐसे हमारा मिसल्स बनता है ना, मिसल्स ऐसे बनता है। ये क्या बना रहे हो सर, देखो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये वाटर में सॉल्युबल हो गया, तो ये रहा पोलर एंड। और जो अंदर की तरफ है वो नॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। या फिर कह लो कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया। तो जो कोर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो आउटर सरफेस होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। तो मिसल्स ऐसे बनता है, समझ आया ना। तो अब मिसल्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैनक्रियाटिक लाइपेस। पर पैनक्रियाटिक लाइपेस तभी बाइंड करेगा जब हमारे पास कोलाइपेस एंजाइम होती है। तो कोलाइपेस पहले मिसल से बाइंड करता है, उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेस उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इससे लास्ट टू लास्ट, कि हम फैट को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। हम फैट को डाइजेस्ट करते हैं मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, ऐसा होता है ना फैट्स, एक कार्बन इधर और ये लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड्स। तो हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना। तो जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो फ्री फैटी एसिड निकलेगा। जब हम क्या बोलते हैं इसको, ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। पर हमें क्या मिलता है, फ्री फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसरॉल। सर इसका मतलब क्या, देखो हमारे पास ऐसा था, एक कार्बन और यहाँ पे फैटी एसिड का लॉन्ग चेन, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फैटी एसिड को तोड़ दूंगा, इस फैटी एसिड को तोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दो लॉन्ग चेन फैटी एसिड बन गए। पर मेरे पास अभी भी ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बच गया, मेरे पास अभी भी ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बच गया विद वन लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये क्या है, मोनोग्लिसरॉल, इसको क्या बोलते हैं, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। बताया था ना लास्ट वीडियो में, सिखाया था नाम कैसे याद रखना है, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। तो हमें क्या मिलता है, हमें तीन चीज़ें मिलती है। पहला, हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिलेंगे, हमें मिलेगा मोनोअसाइल ग्लिसरॉल और हमें ग्लिसरॉल भी मिलता है, ठीक है। या तो तीनों कार्बन जो तीनों तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल भी मिलेगा मुझे। तो ग्लिसरॉल तो मिलता ही है, हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी मिलता है और हमें ये भी मिलता है, इसका नाम क्या है, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। तो ये तीन चीज़ें हमें मिलती है, क्या क्या, फैटी एसिड्स, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई आफ्टर डाइजेशन। किसने डाइजेस्ट किया, पैनक्रियाटिक लाइपेस ने।
अब पैनक्रियाटिक लाइपेज ने इसको डाइजेस्ट कर दिया। अब पहली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, आपकी जो जीआईटी है, सपोज ये जीआईटी की लाइनिंग है, तो यहाँ पे डाइजेशन हो गई, तो पहली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, इनटू द सेल्स ऑफ द जीआईटी, इनटू द सेल्स ऑफ द जीआईटी, जिसको हम बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स, तो पहली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, एंटेरोसाइट्स में। तो सी दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एंटेरोसाइट्स ऑफ द जीआईटी, तो पहली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, जीआईटी में। नाउ जो ये जीआईटी के सेल्स है, एंटेरोसाइट्स सेल्स में क्या होगा, हमारे पास रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर होता है, तो हम इसको रीसिंथेसाइज करते हैं। देखो फैट को आप डाइजेस्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वो होता है हाइड्रोफोबिक। वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको एक प्रोटीन के कवर में पैक करना पड़ता है। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कवरेज। तो इसमें क्या आ गया, प्रोटीन प्लस लिपिड, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। समझ आया क्या, कि जो हमारा फैट है, आप फैट को डाइजेस्ट करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे ग्लूकोज है, आप ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर लेते हो, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हो और उसको डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हो। क्यों, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। पर जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, हमें उनको लिपिड के प्रोटीन के कवर में डालना पड़ता है ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो पहली ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुई है, पहली ऑब्जॉर्प्शन हुई है एंटेरोसाइट्स में। तो ये तो डाइजेस्टेड फॉर्म है, ये तो डाइजेस्टेड फॉर्म में ऑब्जॉर्ब हुआ है ना, अब हमें इसको रीसिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो हमारा स्मूथ ईआर होता है, स्मूथ ईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एंटेरोसाइट्स, आपको पता है ना उसमें क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होती है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को सिंथेसाइज करेंगे। कौन सा मैकेनिज्म, जो पहले पढ़ाया था मेटाबॉलिज्म, देखो कौन सा मेटाबॉलिज्म, ये वाला, हाँ ये वाला। तो ये इस मेटाबॉलिज्म से अगेन हमारा क्या होगा, लिपिड को हम वापस से सिंथेसाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा मोनोएसिलग्लिसरॉल है, अब इसमें हम फैटी एसिड जोड़ देंगे, तो अगेन क्या बन जाएगा, हमारा ट्राइग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। तो एंटेरोसाइट्स में भी क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि हम इसको पहले डाइजेस्ट कर चुके हैं, अब डाइजेस्ट करके हम इसको ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से रीसिंथेसाइज करनी पड़ेगी ना। तो आफ्टर दिस डाइजेशन हमने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस मॉलिक्यूल्स आर अगेन गोइंग टू बी सिंथेसाइज इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स, अगेन गोइंग टू बी सिंथेसाइज इनटू द ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड को हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे प्रोटीन के कवर में। प्रोटीन का कवर क्या होता है, पूरा प्रोटीन होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स को पैक कर देंगे। तो इसको बोलते हैं खाइलोमाइक्रोन, इसको क्या बोलते हैं, खाइलोमाइक्रोन। अब तुम्हें समझ आया कि जो खाइलोमाइक्रोन है वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं एंटेरोसाइट्स। तो अगर तुमसे वाइवा में कोई पूछे कि खाइलोमाइक्रोन कहाँ से बनता है, तो आप क्या बोलोगे, एंटेरोसाइट्स ऑफ द जीआईटी, एंटेरोसाइट्स ऑफ द जीआईटी। और खाइलोमाइक्रोन में क्या क्या चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती है। पहला ट्राइग्लिसराइड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, एंड तीसरा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। याद है लास्ट वीडियो में जब मैं कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था, तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसमें क्या ग्रुप जोड़ देते हैं, एस्टर ग्रुप जोड़ देते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, उसमें एस्टर ग्रुप जोड़ देते हैं, तो बन जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। लिखा नहीं ऊपर शायद कहीं पे बताया तो है मैंने, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसमें क्या जोड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ग्रुप जोड़ देते हैं, तो बन जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी, एक तो ट्राइग्लिसराइड जिसमें मैंने TG लिखा है, एक CH लिखा है जिसका नाम है मतलब है कोलेस्ट्रॉल, और एक CHE लिखा है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो ये तीनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं एक वेसिकल्स में जो प्रोटीन से बना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। रफ ईआर से एक चीज़ बन के आती है, रफ ईआर से क्या बनती है, एपोप्रोटीन B48। देखो ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, मत सोचो कि ये हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं, ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर, इसी प्रोटीन के बेसिस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा काइलोमाइक्रोन है, कौन सा VLDL है, कौन सा IDL है, कौन सा HDL है। तो जो एपोप्रोटीन्स होते हैं ना, एपोप्रोटीन्स वो बहुत टाइप के होते हैं, और सारे ये VLDL, IDL, HDL, LDL इन सब के ऊपर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ काइलोमाइक्रोन, तो तुम क्या बोलोगे कि काइलोमाइक्रोन इज़ अ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब इसमें प्रोटीन भी है और इसमें लिपिड्स भी है, बट इसके पास जो एपोप्रोटीन होता है वो होता है ApoB48। क्या होता है, ApoB48। अब समझ आया कि व्हाट इज ApoB48। तो ApoB48 इज अ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होता है, एपोप्रोटीन। एपो का मतलब क्या, जो ऊपर होता है, ठीक है, एपोप्रोटीन। तो ये आके इसके ऊपर लग जाता है, तो ये कौन सा प्रोटीन हो गया, एपोप्रोटीन।
और इसका नाम क्या है, ApoB48 प्रोटीन। ठीक है ना। ये कहाँ से बन गया है, रफिया से। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। तो अब समझ आया कि जीआईटी के अंदर क्या हो रहा है। तुमने खाना खाया, इमल्सिफाइड हुआ, इमल्सिफाइड होने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद प्राइमरी एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्राइमरी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द सेल्स ऑफ द जीआईटी, दैट इज एंट्रोसाइट्स। अब एंट्रोसाइट्स में वापस से रीसिंथेसाइज होगी। रीसिंथेसाइज क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अब वो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज होकर हम उसको प्रोटीन के कवर में डाल देंगे, और प्रोटीन कवर में क्या क्या डालेंगे, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, और उसके ऊपर एक प्रोटीन ऐड कर देंगे फॉर द रिकग्निशन। कौन सा प्रोटीन होता है, ApoB48 प्रोटीन। तो अब हमारा बन गया खाइलोमाइक्रोन, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमैच्योर और नाइव खाइलोमाइक्रोन। नाइव का मतलब क्या, अभी बच्चा है, इमैच्योर बच्चा है अभी। तो दिस इज नॉट मैच्योर, इट इज जस्ट सिंथेसाइज। ठीक है, अभी अभी सिंथेसाइज हुआ है। किसको बोलते हैं, इमैच्योर खाइलोमाइक्रोन। तो सर मैच्योर कैसे बनता है, अभी सिखाता हूँ। देखो, मैच्योर बनने के लिए हमें HDL चाहिए होता है। देखो, हमने एक्सोजीनस पाथवे में यहाँ तक की बातें कर ली, हमने यहाँ तक की बातें कर ली। देखो अब तुम्हें ये समझ आएगा कि ये खाइलोमाइक्रोन लिखा है, इसके ऊपर ApoB48 लिखा है, और ये इमैच्योर है। तो मैच्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HDL। तो पता है HDL इज ए गुड प्रोटीन। वाई इट इज़ गुड, बिकॉज इट हेल्प देम टू गेट मैच्योर्ड। तो मैच्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होते हैं। कौन से प्रोटीन, एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन C2, और इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये भी याद करना है। और देखना आगे के स्टेप्स में भी सिमिलर स्टेप्स होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को इमैच्योर से मैच्योर करना होता है ना, तो हम इसको क्या दे देते हैं, एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन C2। तो और वो देता कौन है, HDL देता है। तो HDL विल डोनेट, कैसे लिखोगे, HDL विल डोनेट एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन C2 टू इमैच्योर खाइलोमाइक्रोन एंड मेक देम मैच्योर। तो जब ये मैच्योर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खाइलोमाइक्रोन मैच्योर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे खाइलोमाइक्रोन, माइक्रोन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, ठीक है, माइक्रो। और इस पे कौन कौन से प्रोटीन है, कौन कौन से प्रोटीन है मुझे बताओ। इस पे है एक मिनट तुम बताओ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, इस पे पहला कौन सा प्रोटीन है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ApoB48 प्रोटीन। और इसके डोनेट होके कौन कौन सा आया, ApoE प्रोटीन। और डोनेट होके क्या आया, ApoC2 प्रोटीन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इमैच्योर फॉर्म है, कौन सा बोल रहा हूँ सर, कि इमैच्योर फॉर्म में उस पर कौन सा प्रोटीन है, उस पर है ApoB48 ओनली। और जो मैच्योर खाइलोमाइक्रोन है उस पर कौन कौन सा प्रोटीन है, उसके ऊपर है ApoB48, ApoE एंड ApoC2। ठीक है, तो अब बन गया हमारा मैच्योर खाइलोमाइक्रोन। अब ये क्या होता है, हम इसको भेज देते हैं लैक्टील में। लैक्टील का मतलब क्या, सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन। देखो अभी कहाँ पे है ये चीज़, अभी तो हमारे पास सिर्फ एंट्रोसाइट्स में है। अब एंट्रोसाइट से आप डिसाइड करना है कि इसको ब्लड में भेजना है कि इसको लैक्टील में भेजना है, मतलब लिम्फेटिक्स में। तो ब्लड में तो वो भेजोगे जो क्या बोलते हैं उसको, जो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, पर ये सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हम इसको कहाँ भेजते हैं, नॉर्मली पहले लैक्टील्स में भेजते हैं। तो देखो इट इज़ गोइंग इनटू द लैक्टील, लिम्फेटिक सिस्टम्स में जाता है। तो अगेन इट गोज टू द लिम्फेटिक वेसल्स। तो लैक्टील्स पता है ना, जीआईटी में 2 एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, एक तो ब्लड वेसल्स है ना, जो कैपिलरीज आते हैं, और दूसरा लैक्टील भी होता है। याद है ना 11th-12th में था ना ये, नहीं हाँ 12th में था, 12th नहीं 11th की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला सेक्शन था, उसमें जब हमने पढ़ा था ना जीआईटी, उसमें था ये। ठीक है, तो ये था लैक्टील। तो लैक्टील में क्या होगा, सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन, इट अगेन गोज इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता है कि जो हमारा लिम्फेटिक डक्ट होता है आके, हाँ राइट साइड, तो कैमरा में तो मुझे लग रहा हो कि लेफ्ट है, पर दिस इज राइट साइड। तो राइट साइड में आके जो हमारा डक्ट होता है लिम्फेटिक डक्ट, वो हमारे सबक्लेवियन वेन से जुड़ जाता है। तो फाइनली ब्लड में जाके वो चला जाता है। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, ये होता है पाथवे। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, जो हमारा ये मैच्योर खाइलोमाइक्रोन है, सी दिस इज क्या है, मैच्योर खाइलोमाइक्रोन। सर ये ऊपर क्या लिखा है, अरे यही मैच्योर खाइलोमाइक्रोन है। ठीक है, तो ये जो HDL है ना, HDL वो इसको कहाँ पे देता है, HDL कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीआईटी में नहीं, HDL प्रेजेंट होता है ब्लड में। तो जब इमैच्योर, जो हमारा ये था ना इमैच्योर, देखो ये खाइलोमाइक्रोन क्या था, ये खाइलोमाइक्रोन इमैच्योर था, तो हम इसको कहाँ भेज दिया, हमने इसको भेज दिया लिम्फेटिक्स में सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन के लिए। और लिम्फेटिक के बाद वो कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। तो ब्लड में आने के बाद क्या करेगा, जो HDL है, HDL इट विल डोनेट ApoE एंड ApoC2। तो इट विल डोनेट ApoE एंड ApoC2 टू किसको, टू खाइलोमाइक्रोन नेसेंट। नेसेंट का मतलब नेसेंट इमैच्योर या फिर
क्या बोलते हैं उसको, नाइव, ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो लिखा होगा नेसेंट काइलोमाइक्रोन, नाइव काइलोमाइक्रोन और इमेच्योर काइलोमाइक्रोन, वो तीनों बातें सेम ही है। तो इसको डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैच्योर काइलोमाइक्रोन। अब सुनो, अब मैच्योर काइलोमाइक्रोन क्या होगा, अब हम इसको आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, कैसे डाइजेस्ट करेंगे दिखाता हूँ। देखो, तो ये जो हमारा C2 प्रोटीन था ना, ApoC2, ये क्या करता है, ये एक रिसेप्टर होता है। ये क्या है, एक रिसेप्टर है, एंड दिस इज ऑल्सो अ बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एक बाइंडिंग प्रोटीन और ये एक बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे। किससे बाइंड करेंगे, जो हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज है। सर ये क्या बोल रहे हो, LPL। देखो LPL कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे टिश्यूज होती हैं वहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो ये वाला जो रिसेप्टर है ना, इससे वो बाइंड कर जाता है। किससे बाइंड करता है, C2 से, ApoC2 से। तो ये जैसे ही इससे बाइंड करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज, देखो लाइपेज का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये लाइपेज क्या करेगा, इसके जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, इसको डाइजेस्ट कर देगा। तुम्हें पता है ना, ये जो काइलोमाइक्रोन है, इसमें क्या क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, एंड ट्राइग्लिसराइड्स है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। सर कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल कैसे डाइजेस्ट करोगे भाई, कोलेस्ट्रॉल एक मॉलिक्यूल है पूरा कम्पैक्ट, और जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसमें डिफरेंट क्या है, फैटी एसिड्स के चेन्स है। मैंने तुम्हें क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल में मैंने क्या सिखाया, सिर्फ सिंथेसिस सिखाया है, उसका डिग्रेडेशन नहीं सिखाया। ठीक है, तो तुम्हें वो नहीं समझना है, सिर्फ क्या समझना है कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है उसकी डाइजेशन कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स के प्रोटीन की वजह से होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इसके प्रोटीन को इसके लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एपोप्रोटीन C2 है ना, chylomicron reacts with the lipoprotein lipase. Chylomicron reacts with the lipoprotein lipase which digest the triglycerides. अब ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करोगे तो क्या दो चीज़ें निकलती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब सोचो, मैंने ये सिखाया था ना कि ग्लिसरॉल से क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लिसरॉल को हम ग्लूकोज बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये चीज़ एनर्जी के लिए काम आएगी। और जो फैटी एसिड्स होता है उसके दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो उसको स्टोर कर दो, है ना, या तो उसको क्या कर दो, एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर दो फॉर फर्दर यूजेस, या फिर आप उसको बीटा ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना लो, है ना। फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन कर देना, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, उससे ऑक्सीडाइज करके क्या कर लो, एनर्जी कर लो। तो इट गोज टू द एडिपोज टिश्यू फॉर द स्टोरेज और फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये है इसका काम, किसका काम, फैटी एसिड्स एंड इसका काम। अब सुनो, ये जो मैच्योर था ये क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो इसका अब रेमिनेंट बच जाएगा। पहले मैच्योर था, अब डाइजेस्ट हो गया, तो इसका क्या बच जाएगा, रेमिनेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं खाइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। देखो क्या बच गया, खाइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। बट एक चीज़ ध्यान सुनो, रिएक्शन किसकी वजह से हुआ था, एपोप्रोटीन C2 की वजह से हुआ था। तो जब रिएक्शन होने के बाद एपोप्रोटीन C2 वहाँ से निकल जाता है, देखो ये क्या है, रिएक्शन होने के बाद ये जो एपोप्रोटीन C2 है ना, वो निकल जाएगा। तो निकल के कहाँ जाएगा, वापस किसके पास, जिसने इसको दिया था, तो HDL के पास वापस चला जाता है। तो आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर दिस मैच्योर खाइलोमाइक्रोन रिएक्ट्स विद द लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इसका जो ये एपोप्रोटीन C2 था, ये C2 प्रोटीन क्या हो जाता है, निकल जाता है उससे, और निकल के किसके पास चला जाएगा, अगेन इट विल गोज टू द HDL। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब सुनो, जब ये प्रोटीन निकल गया तो हम इसको बोलेंगे रेमिनेंट। जब तक ये इसके ऊपर है ना, हम इसको मैच्योर बोलेंगे। समझ रहे हो ना, मैच्योर का मतलब ही क्या है, इसके ऊपर तीनों प्रोटीन है, कौन कौन से, एपोप्रोटीन B48, एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन C2। तो जब C2 निकलता है तब हम इसको बोलते हैं रेमिनेंट। ठीक है, देखो, तो आफ्टर द एपोप्रोटीन C2 रिएक्ट्स विद द लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इट विल ट्रांसफर बैक टू द HDL। तो ये वापस HDL को चला जाएगा। नाउ अब क्या बच गया हमारे पास, रेमिनेंट ऑफ द खाइलोमाइक्रोन। नाउ अब उसमें क्या होगा, रेमिनेंट की कंटेंट क्या होगी, लेस अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। सर लेस अमाउंट क्यों होगा, क्योंकि हमने ट्राइग्लिसराइड को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो लेस अमाउंट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स एंड मोर अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड द कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और लेस अमाउंट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। अब इसका क्या होगा सर, ये इसका क्या होगा, काइलोमाइक्रोन का क्या होगा, तो काइलोमाइक्रोन का क्या होगा, मैंने क्या बताया था, देखो खाइलोमाइक्रोन जो होता है, जो मैच्योर खाइलोमाइक्रोन होता है, या तो वो जाएगा ब्लड वेसल्स में या फिर वो जाएगा लीवर में। तो आफ्टर द ब्लड वेसल्स है ना, आफ्टर द ब्लड वेसल्स इट कैन ऑल्सो गो इनटू द लीवर। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, ब्लड वेसल्स के बाद इट विल गो बैक इनटू द लीवर एज अ रेमिनेंट ऑफ खाइलोमाइक्रोन।
micron as a remnant of the chylomicron. So after the digestion from the blood vessel it will go back into the liver. तो आप क्या समझो कि ये डायरेक्ट लीवर में भी जा सकता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डायरेक्ट लीवर में भी जा सकता है और आफ्टर द डाइजेशन इट कैन ऑल्सो गो इनटू लीवर. तो ये दोनों पाथवे से लीवर में जाएगा. अब मैं सिखाता हूँ कैसे जाएगा लीवर में. आ जाओ, ये बस समझ लो, उसके बाद बहुत आसान है ना. तो ये क्या होगा, ये रहा रेमिनेंट ऑफ द खाइलोमाइक्रोन. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. देखो ये क्या है, ध्यान से देखो इसके ऊपर कौन कौन से प्रोटीन है. इसके ऊपर क्या है, ApoB48 एंड ApoE, यानी कि ये क्या है, रेमिनेंट ऑफ खाइलोमाइक्रोन. समझ गया क्या, तो रेमिनेंट ऑफ द खाइलोमाइक्रोन है. तो इसके ऊपर जो ApoE होता है ना, ApoE, ये प्रोटीन रिएक्ट करता है एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है LDL रिसेप्टर प्रोटीन और LDL रिलेटेड प्रोटीन. और ये कहाँ पे होता है, लीवर पे होता है. सी, तो दिस इज आवर लीवर. ठीक है, ये क्या है, लीवर है. और लीवर के जो हेपेटोसाइट्स है ना, हेपेटोसाइट्स के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन होता है. उस प्रोटीन का नाम क्या है, LDL रिसेप्टर. उसका नाम क्या है, LDL रिसेप्टर. सर ये तो LDL है ही नहीं, LDL नहीं है, पर इसके ऊपर क्या है, एपोप्रोटीन E है ना. तो एपोप्रोटीन E इसके ऊपर भी होता है और एपोप्रोटीन E LDL के भी ऊपर होता है. तो मैं जब LDL से पढ़ाऊंगा ना, देखो LDL, जब मैं LDL तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये देखो, हाँ चलो ये देखो, तो इसके ऊपर भी एपोप्रोटीन E होता है. ठीक है, तो देखो ये क्या है, एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन B48. तो जो हमारा एपोप्रोटीन E है ये रिएक्ट्स करता है किसके ऊपर, ये मतलब ये बाइंड करता है किससे, ये बाइंड करता है LDL रिसेप्टर से और LDL रिलेटेड प्रोटीन से. ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं. इनके ऊपर जैसे बाइंड करेगा उसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. सर ये क्या बोल रहे हो, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, आपके कोई प्रोटीन है और ये रिसेप्टर है, इससे ये बाइंड कर गया और इसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस कर लेंगे. यानी कि रिसेप्टर की वजह से, जब भी रिसेप्टर पे कोई चीज़ बाइंड होगी उसकी वजह से इंटरनली हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ बाहर कोई प्रोटीन है जिसको हमें अंदर लेना है, तो उसको हम अंदर ले लेंगे सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. और ये रिसेप्टर की वजह से हुआ इसलिए उसको बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, छोड़ो, अरे लिखी दो, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. भाई ऐसे ऐसे शब्द बोलोगे ना एग्जाम में तो मतलब क्या है, मज़ा ही आ जाएगा. रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. सो आफ्टर द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो हमारा खाइलोमाइक्रोन था वो लीवर के अंदर चला जाएगा, लीवर के सेल्स के अंदर चला जाएगा. तो देखो लीवर के सेल्स के अंदर चला गया. अब क्या होगा, हम इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देंगे. तो तुम बताओ लिपोप्रोटीन में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन को ब्रेकडाउन करके हम क्या बना देंगे, अमाइनो एसिड्स बना देंगे. उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है. और कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस में बताए थे कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है जैसे कि बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए. तो हमने क्या बना दिया, कॉलिक एसिड, डिकॉलिक एसिड. और तुम्हें पता है कि जो हमारा बाइल बनता है वो लीवर में बनता है और स्टोर होता है वहाँ पे गैल ब्लैडर में. तो बाइल सॉल्ट्स बन गया. कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है एज ए स्टोरेज फॉर्म. कोलेस्ट्रॉल को हम स्टोर भी कर सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. और तुम्हें पता है कि कोलेस्ट्रॉल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में भी भेज देते हैं टू मेक द लिपिड राफ्ट. बताया था ना लिपिड राफ्ट कैसे बनता है. ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल और चीज़ें हम क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है. तो ट्राइग्लिसराइड को तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं. आइदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, है ना, या फिर हम उसको एज अ फैट मॉलिक्यूल, और हम उसको क्या करते हैं, तोड़ के एनर्जी बना सकते हैं. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये हेल्प करता है. तो अब तुम्हें समझ आया कि जो हमारा ये है खाइलोमाइक्रोन, रेमिनेंट ऑफ द खाइलोमाइक्रोन, वो जब सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, उसके सारे कंपोनेंट्स हम तोड़ देंगे. प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बना देंगे, कोलेस्ट्रॉल को या तो हम स्टोर करेंगे या फिर उसको हम बाइल सॉल्ट्स बना देंगे या फिर हम उसको लिपिड राफ्ट बनाने में यूज़ करेंगे. और जो ट्राइग्लिसराइड है या तो हम उसको स्टोर करेंगे एज अ फैट और या फिर हम उसको तोड़ के ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देंगे फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन केस ऑफ द स्टारवेशन. तो ये है मेटाबॉलिज्म ऑफ द खाइलोमाइक्रोन. समझ आया क्या. तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एंडोजीनस मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया. हमने क्या पढ़ लिया, एंडोजीनस मेटाबॉलिज्म ऑफ द खाइलोमाइक्रोन पढ़ लिया. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोजीनस मेटाबॉलिज्म ऑफ द खाइलोमाइक्रोन. तो वीडियो बड़ी हो गई है तो मैं इसको अभी रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, चलो.